हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लेंगे जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी लेंदी चैप्टर ऑफ योर होल सिलेबस एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं तो बट ऑब्वियस क्वेश्चंस भी नीट में उतने ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अकेले इस चैप्टर से आप नीट में 6 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, हर साल लगभग पूछते ही हैं। और इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स को पढ़ लो इनको छोड़ दो। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर हर टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने जेनेटिक्स को पढ़ रखा है होपफुली उसका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा। आई एग्री कि इस चैप्टर में जब आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लेक ऑपेरॉन ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो इंडिविजुअली तो समझ में आती हैं, बट जब इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं ना। कई बार डीएनए की सीक्वेंस को गलत कर देते हैं, जैसे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है या उससे कौन सा एमआरएनए बना ये बताना है। ओके, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें इस चैप्टर में वेरी कॉमन। आपको इसीलिए पहले इस चैप्टर के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आपने कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखे तो यू कैन रेफर माय एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज, जिसमें मैंने ये चैप्टर पूरा 1 to 1 एग्जैक्टली पढ़ाया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं इसके लेक्चर्स। और अगर अच्छी तरह से आता है आपको ये चैप्टर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैम हमें आता है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 by 1 इसके क्वेश्चंस करेंगे। बड़ा टॉपिक है तो बट ऑब्वियस क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा लिए हैं मैंने कंपैरेटिवली। अगर आप इस चैप्टर को ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी में देखें बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई चीज ऐड या कोई चीज डिलीट नहीं की गई है, ठीक है। एज इट इज आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पता है क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। पूरा डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आपको दिया है। एक्सपेरिमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, डू रिमेंबर, मैंने देखा है उतनी ही आप लोगों को कंफ्यूज भी करती है। अगर एक 5 मार्क क्वेश्चन का आंसर लिखना है तब तो आप लिख दोगे कुछ इधर उधर से जोड़ जाड़ के, लेकिन जब एमसीक्यू बनता है, जब 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन्स होते हैं। चाहे से पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, स्टिल मैंने बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो आपका फाउंडेशन है, बेस है, वो बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। अब वो स्ट्रांग है कि नहीं वो अभी चेक हो जाएगा, आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर आप इसी चैप्टर में देखो, आपको स्टार्टिंग में जहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर है वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की लेंथ दी है बच्चों, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा डेटाबेस क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, बट स्टिल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है, जब भी आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उस डेटा को एक बार अपने सबकॉन्शियसली रिवाइज जरूर करेंगे, देखेंगे जरूर हाँ ये क्या क्या चीजें हैं, जिससे आप नीट में गलत ना करें अगर आपसे पूछ ली जाए तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, यू नो ना, बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ये बात तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। तो बैक्टीरियोफेज अगर एक वायरस है और वायरस में ये बैक्टीरियोफेज जनरली डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज का नाम है ये भी ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज में कई सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, कई कई अलग अलग बैक्टीरियोफेज है। जैसे T2 फेज एक होता है जिसका 11th में डायग्राम था, एक 5x174 है, एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो उनमें से 5x174 का आपको डीएनए की लेंथ दी है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनका नंबर है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देन एक और बैक्टीरियोफेज है लेमड़ा, ठीक है। लेमड़ा बैक्टीरियोफेज के लिए अगर पूछ ले तो 48,502, ठीक है। एंड ई कोलाई में, यस ये तो फिर भी कम पूछे जाते हैं। ई कोलाई का इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, एक तरह से मगअप कर लेना इसको। 4.6 इंटू 10⁻⁶। और ह्यूमंस का हमारा जो डीएनए है बच्चों, हैप्लॉइड कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो है 3.3 इंटू 10⁹ बट अगर डिप्लॉइड कंटेंट आप देखेंगे तो आप इसे डबल कर दें, कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अगर हम हमारे 2n क्रोमोसोम्स में डीएनए को देखेंगे तो 3.3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो 6.6 इंटू 10⁹ 10⁹ को पावर की जो 9 की पावर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बेसिक्स है मैथमेटिक्स के, होपफुली आपको पता होंगे। तो
इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर एक मैच द कॉलम की फॉर्म में है। बैक्टीरियोफेज को किससे मैच करें हम? अच्छा, बैक्टीरियोफेज में एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक लैम्बडा भी होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज लैम्बडा को किससे मैच करें हम? अभी हमने देखा ये वाला था लैम्बडा में, ठीक है, जबकि 5 × 174 में 5386 था। ई कोलाई में ये रहा, और ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड कंटेंट ही आता है, बट ऑब्वियस, तो ये इससे मैच कर दो। यानी ए का फोर्थ है एंड बी का थर्ड है। ए फोर्थ, बी थर्ड, दो ऑप्शंस में है। सो सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाएं। चलिए, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? अगेन आप डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है ना, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि डीएनए में बहुत सारे, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जो मैं एक सर्कल बना रही हूँ, इट रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते गए, उन्होंने एक लॉन्ग चेन बनाई, दैट इज अ पॉलीमर। ठीक है, बहुत लॉन्ग चेन कितनी भी हो सकती है, इसमें कितने भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। देन क्योंकि हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसी चेन और है, एक ऐसी चेन और बनी हुई है, दो चेन्स बन गई ऐसी। ठीक है, अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 to 3 है तो दूसरी चेन की पोलैरिटी 3 to 5 होगी, ये सबने पढ़ रखा है। अब अगर ये नहीं पता मैम ये 3 to 5 क्या होता है, देन यू हैव टू रेफर द लेक्चर्स, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने इसका केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो फिर ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, यू नो, विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकते हैं। अगर ए और टी है तो 2 बनेंगे, अगर सी और जी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, और ये दोनों चेन एक दूसरे पर स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज डीएनए। ठीक है, अब उसमें भी अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें ना बच्चों, इस एक न्यूक्लियोटाइड को मैं बाहर निकालूं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, शुगर मॉलिक्यूल लिया एक हमने, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं इसमें, है ना, पेंटोज शुगर है ये, 5 कार्बन की है तो पेंटोज शुगर। तो एक पेंटोज शुगर ली, उसके पहले और आखिरी कार्बन पे 2 अलग अलग यूनिट्स को जोड़ दो। पहले कार्बन पर हमेशा जुड़ेगा कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस विद द बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद आ रहा है, पढ़ा है हमने, एन ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइड शुगर से जुड़ रहा है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना। ठीक है, और जो 5th कार्बन है उस पे तुम जोड़ दो एक फॉस्फेट ग्रुप को, यहां पर बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो बस ये तीनों जैसे ही आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। यानी ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो एक्चुअली इन तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि जो शुगर है जो बीच में बैठी है, सबसे पहले उसका पहला हाथ पकड़ेगा, यानी सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पर एन बेस जुड़ेगा। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। उसको न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, एस। ठीक है, और जैसे ही इस न्यूक्लियोसाइड से ये आकर जुड़ जाता है फॉस्फेट, तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बहुत बार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ध्यान नहीं रहता, जब अभी पढ़ रहे हो तब तो समझ आ रहा है, बट मान लो नीट में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोसाइड। अब वहां पर आपको ऑप्शन दे देंगे शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड एन बेस एंड फॉस्फेट, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऑप्शंस आते हैं ना बच्चों, तब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब नहीं होता कंफ्यूजन क्रिएट। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, आपको हमेशा न्यूक्लियोटाइड का फिगर याद रखना है कि भाई बीच में शुगर बैठी है, उसके पहले कार्बन को एन बेस पकड़ रहा है और 5th कार्बन को फॉस्फेट पकड़ रहा है। ठीक है, और हमेशा पहले कार्बन पे चीज जुड़ेगी, बाद में 5th कार्बन पे जुड़ेगी। तो बट ऑब्वियस पहले कौन सी 2 चीजें जुड़ेंगी? ये दोनों। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? शुगर के साथ एन बेस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें याद भी करनी है, समझनी भी है, और कहीं कहीं जहां कंफ्यूजन होते हैं वहां थोड़ी लॉजिकल ट्रिक्स भी बनानी है, जो आपको याद आ जाए कि हमने क्या ट्रिक यहां पर बनाई थी। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी शुगर सबको मैंने बता दी कि भाई ये पेंटोज शुगर है, इसमें 2 तरह की शुगर्स होती हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप में से O हटा दे, डीऑक्सी कर दे, तो वो डीऑक्सीराइबोज है, वो डीएनए में होगी। अगर O प्रेजेंट है तो वो राइबोज शुगर है, आरएनए में होगी, ये सबको पता होगा। फॉस्फेट ग्रुप सेम है, चाहे आरएनए लो चाहे डीएनए लो।
अब रही बात इस एन बेस की, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, एन बेस जिसको आप कहते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं प्यूरिन्स या तो होते हैं पायरिमिडिन्स। उसमें प्लीज याद रखना, यहां पर तो आप पढ़ते हो तो आपको सब समझ में आता है, अगेन एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, पायरिमिडीन्स को कट से याद रखना, कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये तीनों पायरिमिडीन्स है, ठीक है। पायरिमिडीन की लंबी स्पेलिंग है तो 3 पायरिमिडीन्स में आते हैं, और 2 एजी, एडेनिन एंड गुआनिन, एजी किस में आता है, प्यूरिन्स में आता है, सिंपल, ठीक है। और जब बॉन्डिंग होती है ना, तो कभी भी प्यूरिन को प्यूरिन से मत जोड़ देना, ए को जी से मत जोड़ देना, हमेशा जब बॉन्डिंग होती है दो चेन्स में तो एक प्यूरिन के सामने एक पायरिमिडीन आएगा। तो कभी भी आप एक ही बॉन्डिंग जी से नहीं करेंगे बच्चों। आप इंग्लिश में प्रपोजिशन लिखते हैं ना, एट द दिस, एट द रेट ऑफ दिस, तो एट की बॉन्डिंग होती है हमेशा, ठीक है। अगर एट ही याद रहेगा तो बट ऑब्वियस सी किससे जुड़ेगा, जी से, या वाइस वर्सा जी किससे जुड़ेगा, सी से, ठीक है। यू क्यों नहीं बनाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में, किसकी जगह, थाइमिन की जगह, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूं वैसे वैसे दिमाग में चीजें रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब अच्छे से पढ़ा है। नहीं कुछ याद आ रहा तो मतलब ऊपर ऊपर से बस चैप्टर को खत्म करने के लिए पढ़ा है, उससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। क्लियर है क्या, सारी चीजें समझ में आ गई। नेमिंग वगैरह भी पढ़ाया था मैंने कि न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की कैसे करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना। देखिए हमारे सामने क्या क्वेश्चंस है, ये एक सिंगल चेन आपको बनाकर दिखा रखी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर मैं कह रही हूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये रहा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, है ना, इस तरह ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है भाई। अगर ये एक शुगर है तो यहाँ O है, ऑक्सीजन है, तो ये पहला कार्बन है जिस पर एन बेस जुड़ा है, ये दूसरा कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, रिंग से बाहर फिफ्थ कार्बन है। तो हमेशा ध्यान रखो ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स पे बॉन्ड है सारे। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और कौन सा ऑड नंबर बचा, 3, तो थर्ड कार्बन किससे जुड़ेगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से। तो जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो ऑड नंबर के कार्बन पे ही बनेंगे, ठीक है, डन। और क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन है तो इस बॉन्ड को 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये लिखा हुआ 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर आपसे रॉन्गली मैच पूछा है, बता दो बच्चों। पायरिमिडीन्स में कट आता है, ठीक है। प्यूरिन्स में एजी आता है, ठीक है। पायरिमिडीन्स में कट आता है, बिल्कुल ठीक है। प्यूरिन्स में एडेनिन के साथ थाइमिन लिख दिया, सो दिस इज रॉन्गली मैच, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रिगार्डिंग इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है भाई। देखते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर, याद करो सेंटर में शुगर बैठी है उस पर एन बेस आकर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, बिल्कुल गलत, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड्स 1 and 2 आर लिंक्ड थ्रू 3,5, फिर से गलत, अभी देखा हमने जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, हाँ इस पॉइंट को और समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने तुमको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताया ना, वैसे एक चीज और याद रखनी है जो और कंफ्यूज करती है हमें, कि अगर आप इस एक न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो ध्यान से देखो, इसमें ये जो मेन बैकबोन है ना, इसको बैकबोन कहते हैं, ये जो इससे अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, अंदर क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जो दूसरी चेन होगी ना बच्चों, दूसरी चेन में नाइट्रोजनस बेस ऐसे होगा, एक के सामने क्या आना चाहिए, एट टी आना चाहिए, ठीक है। तो अंदर की तरफ है ये नाइट्रोजनस बेस। तो जो मेन बैकबोन है इस स्ट्रक्चर की, वो देखो किससे बनी है, शुगर फॉस्फेट से, और जो एन बेस है दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो यूनिट होती है, न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो यूनिट होती है, तब तो आप कहते हैं शुगर एंड एन बेस, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डीएनए की बैकबोन में कौन सी दो यूनिट्स होती हैं,
बैकबोन का मतलब तीनों आपस में जुड़ चुके हैं, बट बैकबोन किससे बनी है? तो फिर आपका आंसर होगा शुगर के साथ फॉस्फेट। क्यों? रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो एन बेस की पोजीशन है वो प्रोजेक्टेड है, वो मेन चेन से अंदर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है, दैट्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहां पर देखो क्या पूछा है कि द पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, बिल्कुल ठीक है ना। हो सकता है एन बेस एंड फॉस्फेट भी लिख सकते थे आपको कंफ्यूज करने के लिए। अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल कह सकते हैं, थ्रू अ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां तक तो सब सही चल रहा था, यहां गड़बड़ कर दी, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक से थोड़ी ना जुड़ेगा, वो तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट मिला है हमको, सी अलोन इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इस तरह के क्वेश्चंस में ना कई बार मैंने देखा है बच्चे ये गड़बड़ भी करते हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। आपने देखा है हमेशा मैं इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर राइट और रॉन्ग लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आप करोगे ना, मान लो मैं ऐसे करती है, तो जब आप OMR शीट भरते हो तो कई बार यहाँ ध्यान नहीं जाता और सी देखकर बबल भर दिया, और जब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब देखा अरे यार यहाँ तो बी था, अब वहां तो आप उसको चेंज कर नहीं सकते। तो इसलिए आप हमेशा ये हैबिट रखना, जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करते हो यहां मत टिक लगाना, सामने की तरफ लगाना, जिससे जब आप OMR भरोगे तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, अपने आप नीचे नजर जाएगी, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल। अब यहां पर एनसीईआरटी में एक कंफ्यूजन है बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको लेक्चर्स में, ये रहा चारगाफ रूल। हम सबको पता है कि जो इरविन चारगाफ थे उन्होंने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उनके बारे में स्टडीज की थी, और ये बताया था कि किसी भी एक डीएनए मॉलिक्यूल में टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन्स। बट ऑब्वियस, अगर हम कह रहे हैं कि हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आएगा, तो जितने भी टोटल प्यूरिन्स होंगे उतने ही टोटल पायरिमिडीन्स होंगे, यस और नो। ए से टी जुड़ेगा, जी से सी जुड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर a प्लस जी की वैल्यू को c प्लस टी की वैल्यू से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यस और नो। यानी किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, किसी भी, वैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक तो सब में डबल स्टैंडर्ड है। वायरसेस में भी मोस्ट ऑफ द वायरस में डबल स्टैंडर्ड है, कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी हम वो एक्सेप्शंस नहीं देख रहे, हम तो ये मान रहे हैं कि डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में a प्लस जी अपॉन सी प्लस टी की वैल्यू तो 1 आएगी, एक तो ये बात याद रखनी है। इन्होंने एक बात और कही थी बच्चों, दो चीजें बताई थी इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि ये तो हम किसी भी डीएनए की बात करें, चाहे वो ह्यूमन का डीएनए हो, कैट, डॉग, एलिफेंट, बैक्टीरिया, किसी का भी डीएनए हो, हर डीएनए में वैल्यू 1 ही आएगी, टोटल प्यूरिन्स अपॉन टोटल पायरिमिडीन्स की। उन्होंने एक बात और कही कि अगर हम स्पीशीज वाइज डीएनए को देखें, फॉर अ स्पीशीज, जैसे ह्यूमंस में अगर हम डीएनए को देखें तो वहां पर एक चीज और सिमिलर मिलेगी। अब की बार a प्लस जी नहीं करना आपको, अब की बार a प्लस टी करना है। जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, उन दोनों को जोड़ना है, अपॉन ये दोनों भी बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका जो रेशो आएगा ना, वो एक कांस्टेंट फिगर आएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जरूरी नहीं है 1 आए, 1 आ भी सकता है, बट जरूरी नहीं है 1 आए। मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, कुछ भी आ सकती है ये फिगर, ठीक है। बट ये कांस्टेंट रहेगी, यानी एक ह्यूमन में मान लो a प्लस टी की वैल्यू x है और c प्लस जी की वैल्यू y है, तो x अपॉन y का जो भी आंसर आ रहा है ना, दूसरे ह्यूमन में y अपॉन z हो सकता है, p अपॉन q हो सकता है, पर जो रेशो होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर मान लो एक में 0.3 आई है तो दूसरे ह्यूमन में भी 0.3 आएगी, तीसरे में भी 0.3 आएगी, ठीक है। तो स्पीशीज वाइज अगर आपको डीएनए चेक करना है तब तो आपको ये वाला डेटा देखना है, ठीक है। और अगर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड डीएनए चेक करना है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो फिर आप ये देखेंगे कि दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी फिक्स है 1। पर यहाँ ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, तो एनसीईआरटी में क्या एक प्रॉब्लम है देखना, यहाँ लिखा है दोनों को, आई डोंट नो व्हाई, दोनों को मिक्स कर दिया है। क्या लिखा है देखो कि फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, यानी इसकी बात कर रहा है, द रेशो बिटवीन एडेनिन, सॉरी, द रेशो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन
इज कांस्टेंट। यहां तक तो ठीक लिखा था कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा, बट आगे लिख दिया एंड इक्वल टू 1। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 1 हो सकता है 1, लेकिन ये ज्यादातर स्पीशीज में या तो 1 से कम या 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लेक्चर में करेक्शन करवाया हुआ है कि आप इस पूरे लॉ को 2 में स्प्लिट कर लो। इन्होंने दोनों लॉ को पता नहीं क्यों मर्ज कर दिया है, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि 1 किसका आंसर आएगा, इस वाले रेशियो का, एंड कांस्टेंट किसका आंसर आएगा, इस वाले रेशियो का। 1 भी कांस्टेंट है, बट ये सबके लिए सेम है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, डन। ये बात मैंने पढ़ा रखी है, यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दी है तुमको। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे क्या होगा, A प्लस जी यानी टोटल प्यूरिन्स अपॉन टोटल पायरिमिडीन्स इक्वल होती है क्या? ये सही है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। और ये देखो जरा, A प्लस टी जिन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है उसको अगर इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी इक्वल टू 1। ये एक कांस्टेंट होगा पर ये 1 होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए आपको इसे गलत करना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसको हमें सही करना पड़ता, बट नहीं, नीट में आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन और उनमें इसी चीज को सही माना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है टोटल प्यूरिन्स अपॉन टोटल पायरिमिडीन, तब तो आपको 1 वाली वैल्यू को टिक करना है। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जो दोनों बॉन्ड बनाते हैं उसको डिवाइड करो, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए कांस्टेंट, एंड जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, कुछ भी हो सकता है 1 से। ठीक है, डन, ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर दीज सेंटेंसेस रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, डीएनए हैज 2 pyrimidine bases which contain single ring structure। अभी इसके लिए आप थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जाओ, क्योंकि यहाँ तो आपको प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा। बायोमोलिक्यूल्स में आप देखना, जो स्टार्टिंग में डायग्राम है उसमें आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन का एक एक फिगर दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि पायरिमिडीन्स का नाम लंबा है, स्पेलिंग लंबी है, लेकिन उनमें एक ही रिंग है, जबकि प्यूरिन्स का नाम छोटा है बट उनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है ना, नाइट्रोजन एंड कार्बन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में 2 पायरिमिडीन बेसेस होते हैं, तो बात सही है, CNT होता है, और विच कंटेन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी ठीक है, पायरिमिडीन्स में हमेशा सिंगल रिंग होती है। ठीक है, डीएनए इज लेस स्टेबल देन आरएनए, बिल्कुल गलत। बहुत बेसिक सी चीज है, सबको पता है कि इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले आरएनए बना, क्योंकि आरएनए थोड़ा अनस्टेबल था, रिएक्टिव था, तो नेचर ने उसमें चेंजेस किए, जैसे राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सीराइबोज कर दी, यूरेसिल की जगह थायमिन आ गया, और फिर डीएनए इवॉल्व हुआ विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये गलत हो गया। हॉलमार्क ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज बेस पेयरिंग, बिल्कुल ठीक बात है। जो हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं ना, वो मेनली किस पर बेस है, वो सब कुछ कैसे समझ आया, जब बेस पेयरिंग समझ में आई। किसने दिया था ये मॉडल? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था ना, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 19 ईयर दे रखा है क्या? यस, 1953। ठीक है, देन द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इज गिवन फॉर प्रोकैरियोट्स। क्या बच्चों? नहीं, न्यूक्लियोसोम मॉडल अभी हम रिवाइज करेंगे, वो यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग को समझाता है। प्रोकैरियोट में तो डीएनए सिंपली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट में नहीं होते, जबकि न्यूक्लियोसोम मॉडल का मेन ही हिस्टोन प्रोटीन्स है। ओके, तो यहां हमें क्या बताना है? यहां हमें बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हमारे? ए एंड सी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमेशा थोड़ा सा अगर हो सके ना, क्रॉस चेक करने की हैबिट हमेशा बनाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, आई नो कि वहां पे आपको पूरा एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना होता है, बट जितना आप घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, हल्का फुल्का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले क्रॉस चेक कर लिया, आंखें थोड़ी दर दर करके देख लिया, तो आपका ब्रेन अपने आप कम समय में रीचेक करने की आदत डाल लेगा। अब डालोगे ही नहीं, घर पे करोगे ही नहीं कि नहीं नहीं हमें तो स्पीड में पेपर करना है, हमारे पास कहाँ टाइम है चेक करने का, तो वो फिर हैबिट में ही नहीं आएगा तुम्हारे। ठीक है, आगे बढ़े। हमेशा वो करते हो ना तुम फॉलो, जो मैं आपको कहती हूँ कि 2 तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जब आप कॉन्सेप्ट पे कमांड बना रहे हो तब तो आप आराम से टाइम देके पूरा क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शंस पढ़ो, क्या सही है क्या गलत है सब देखो। ठीक है, बट जब आप ये सब कर लो, एक बार उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लो, तो फिर एक बार दोबारा से आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 30 मिनट में 30, मतलब जैसे आपका नीट में क्या रेशियो रहता है कि नीट में जनरली ये मानते हैं कि बायो के जो 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो 45 मिनट्स में हो जाने चाहिए। तो ये मतलब
मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन वाला रेशो है ना। तो अगर आप 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो 15 मिनट में हो जाने चाहिए, अगर आप 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 20 मिनट में हो जाने चाहिए। इस तरह की टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी देखा करो कि वहां तुम कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हो, कर पा रहे हो या नहीं। बट ये बहुत बाद की फेज है, पहले आपको कमांड बनाना है, फिर जाके इस तरह की टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन सी अर्चिन, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम दे दिया, सी अर्चिन एकाइनोडर्मेट यानी एनिमल्स है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा, ठीक है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, 17% ऑफ द बेसेस आर साइटोसिन। उन्होंने कहा है कि इसके डीएनए में 17% साइटोसिन है और आपको बाकी सबका परसेंटेज निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अगर साइटोसिन पता है तो साइटोसिन के बराबर कौन होता है जो साइटोसिन से जुड़ता है, जी, गुआनिन। तो गुआनिन भी 17% है। अगर C प्लस जी निकालू मैं तो 17 और 17 34% हो गया क्या। और अगर इन दोनों का 34% है तो A प्लस टी कितना होगा, 100 माइनस 34, यानी कि कितना हुआ, 66। सही है ना, क्रॉस चेक कर लो यार, मैथ्स बायो वाले हमेशा मैथ्स को क्रॉस चेक कर लिया करो तुम लोग, है ना, क्योंकि हैबिट में नहीं रहता ना इतनी मैथमेटिक कैलकुलेशंस करना, तो कई बार अननेसेसरी गलतियां हो जाती है। और क्योंकि A और T बराबर है तो 66 डिवाइडेड 2 कर दो तो सिंपली 33% आ गया। तो सबका परसेंटेज पता चल गया हमें, ये रहा, गुआनोसिन 17% है, ये दोनों 33% है, ऑप्शन बी, ठीक है। डन। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, इसमें तुमसे ए देकर बाकी सब पूछ लेते तो निकाल लेते। चारों बेस में से अगर एक भी बेस का परसेंटेज पता है तो बाकी तीनों तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये गड़बड़ मत कर देना कि कौन किसके बराबर है, हमेशा दिमाग में एट याद रखो कि बॉन्डिंग इसके बीच में होती है तो बाकी जो बचे इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल जरूर से रिवाइज करके जाना है, की पॉइंट्स उसके क्वेश्चंस बनते हैं की पॉइंट्स पर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो बैकबोन है वो किससे बनती है, बेस अंदर की तरफ है, दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देख ली किस किस के बीच में होती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप डीएनए को, एक मिनट, जब आप डीएनए को ऐसे देखते हो ना यहाँ पर, तब हो सकता है आपको लगता हो कि यार इनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, फिर यहाँ से और मोटा है, यहाँ पतला है, वापस इस तरह का है। बट ये स्पाइरली कॉइल्ड है बच्चों, ये आपको 2D में दिख रहा है। अगर आप इसको पूरा ओपन करके देखें या 3D में देखेंगे तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ना उनके बीच में आप किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस देख लो, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। क्यों दोनों के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए। एंड डू रिमेंबर दिस डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, अगर हम डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल में बी डीएनए को एक्सप्लेन किया गया था, दे रखा है क्या तुम्हारी बुक में। डीएनए के भी ना टाइप्स होते हैं, उनमें से ये जो डीएनए इन्होंने एक्सप्लेन किया था दिस वाज बी डीएनए, ए बी सी डी एक्स जेड डीएनए होता है। वो सारे तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, तुम्हें सिर्फ बी डीएनए के फीचर्स याद रखने हैं जो यहाँ दिए हैं। तो बी डीएनए का डायमीटर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म रहेगा दोनों के बीच में। एंड इसकी वैल्यू तुम यहाँ लिख लो, दे नहीं रखी, इसकी वैल्यू लिख लो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक तो ये बात तुम्हें याद रखनी है डेटा में। दूसरा क्या याद रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है, राइट क्लॉकवाइज है ना, राइट वाले कोई क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो ये यस ये राइट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है। कुछ डीएनए में लेफ्ट हैंडेड भी होती है, बट जाने दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे, वरना कंफ्यूज हो गए तुम। तो ऐसे याद रखना, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो, राइट सही, हमें सही मतलब सही क्या है, राइट, तो मतलब ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना लेना, बट प्लीज इसमें कंफ्यूजन होता है कि राइट है या लेफ्ट है, तो तुम्हें सिर्फ बी डीएनए का याद रखना है, ओके। देन इसमें एक पॉइंट क्या याद रखना है आपको, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच समझते हो, हेलिक्स समझते हो, एक हेलिक्स का मतलब, एक पिच का मतलब 10 बेस पेयर लॉन्ग, यह लिख रखा है, दे रखा है तुम्हारी बुक में, ये रहा, कहाँ गया, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 mm, दैट इज रफली 10। तो अगर 10 बेस पेयर्स की लेंथ देखोगे ना तुम, तो वो कितनी आएगी बच्चों, 10 बेस पेयर अगर इतने हैं, दिस इज द पिच ऑफ अ हेलिक्स, तो ये कितना होगा, ये होगा 3.4 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में है, इसको एंगस्ट्रॉम में भी निकाल लेना, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ इसमें मतलब ये कह रहे हैं इसमें 10 बेस पेयर है और टोटल इतनी है और 2 के बीच में इक्वल इंटरवल है, हर 2 बेस पेयर एक दूसरे से इक्वली दूर है, तो बट ऑब्वियस
दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में कितनी होगी, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0.34 नैनोमीटर, है ना। या थ्योरी में तो समझ आ रहा है, बट वहां ऑप्शंस ऐसे आएंगे, 3.4 नैनोमीटर भी आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम भी आएगा, 0.34 एंगस्ट्रॉम भी आएगा। तो तुम्हें ध्यान से वैल्यूज थोड़े बार पढ़ोगे, रटोगे, थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, यही पूछा है कि इसमें क्या सही है। तो दो तो लेफ्ट हैंडेड वाले हैं, तो वैसे ही हटा दो, बहुत आसान कर दिया इन्होंने, कंफ्यूज ज्यादा किया नहीं तुम्हें, है ना। 3.8 और 3.4 है। हाँ, अगर यहाँ वो होता 0.34 तो फिर कंफ्यूजन होता। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, इन द डीएनए मॉलिक्यूल द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज नॉट ऑलवेज इक्वल। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, हमेशा इक्वल होगा भाई। देयर आर 2 strands which run parallel, गलत, एंटी पैरेलल होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज, गलत, एडेनिन और थाइमिन एट आपस में जुड़ता है तो ये तो बराबर रेशो में होगा। ठीक है। देयर आर 2 strands which run एंटी पैरेलल, one in this direction, other in this, तो yes, this is the correct one। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, AR टाइप क्वेश्चन। 2 chains of DNA have antipolarity, yes, anti-parallel, वही एक 5-2-3, एक 3-2-5। इसका मतलब समझते हो ना तुम, 5-2-3, 3-2-5, इस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हो तुम। अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड पे 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फ्री रह गया, और यहाँ पर 3rd फ्री रह गया, बट ऑब्वियस इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो जो इसकी जो दूसरी चेन है ना, सामने वाली चेन, उसमें आप देखो जस्ट उल्टा है। जो इसके जस्ट सामने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 3rd ग्रुप फ्री है, और इसके जस्ट सामने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा अगर इसमें 3rd है तो इसमें 5th ग्रुप फ्री है। तो किसी भी चेन की पोलैरिटी हम उसके फ्री एंड के बेस पर लिखते हैं। अगर यहाँ 5th कार्बन फ्री है तो 5 एंड, यहाँ 3rd कार्बन फ्री है तो 3 एंड, यहाँ पे इसका 3rd कार्बन फ्री है तो ये 3 एंड बन गया, ये 5 एंड बन गया। इसको कहते हैं 3-5-5-3। पूरे चैप्टर में आता है ना, एप्लीकेशन में आता है, ट्रांसक्रिप्शन में आता है। तो कई बच्चे बस 5 और 3 लिखने से मतलब रखते हैं, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 5 एंड और 3 एंड का क्या मीनिंग है। ठीक है, क्लियर, ओके। सो एंटीपोलैरिटी भाई ठीक है। इन वन चेन ऑफ डीएनए राइबोज शुगर एट 5 एंड कंसिस्ट ऑफ अ, ये कह रहा है इन वन चेन ऑफ डीएनए अरे यही गड़बड़ हो गई, राइबोज शुगर पे थोड़ी ना होता है, डीऑक्सीराइबोज पर होता है, बाकी सब सही है। देखो, एट 5 एंड कंसिस्ट फ्री फॉस्फेट व्हाइल एट द अदर एंड द राइबोज हैज अ फ्री 3OH। तो ये भी सिली मिस्टेक करते हैं हम, कि कई बार जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस पोलैरिटी पे आ गया, तो अब हम 5 एंड और 3 एंड पर ध्यान है हमारा सारा, हमें ध्यान ही नहीं है कि इन्होंने शुगर का नाम गलत लिख दिया, फिर वही सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जितना फोकस और अटेंशन के साथ आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी गलतियां कम होंगी। तो A इज करेक्ट, R इज रॉन्ग, सो ऑप्शन B। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ सारे चैप्टर्स के इस पूरी सीरीज के क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हो ना, तो मुझे जहां तक लगता है अगर सिंसियरली कर रहे हो, और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ तो कुछ क्वेश्चन चाहे 10-15 क्वेश्चन ही करो, सेम जैसे मेथड से मैं करवाती हूँ वैसे तुम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता पूरे 32 चैप्टर मेरे साथ खत्म करने के बाद इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तुम्हारी हैबिट ना हो, है ना। अब तुमने 1-2 सेशन अटेंड करके छोड़ दिया कि ठीक है हम सीख गए, कर लेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है। पूरे 32 चैप्टर्स अभी हम यहाँ तो पहुंचे गए, सीरीज में विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, उनको सबको मेरे साथ अटेंड करो, और तो आप देखना आपको सेम इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डॉगमा आ गया भाई। सेंट्रल डॉगमा पता है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी सेंट्रल डॉगमा पर बेस्ड है। क्रिक ने हमें क्या बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने, कि यार जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगी। हम बोलते हैं ना जीन से प्रोटीन्स बनती है, कोई हाइट डिसाइड करने वाला जीन है तो मान लो ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, कोई बॉडी का कलर डिसाइड करने वाला जीन है तो मान लो मिलानिन बना रहा है, वो यही है, कोरिलेट करा है तुमने कि डीएनए से प्रोटीन का बनना मतलब इस जीन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब जीन से कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बन सकता, जो भी जीन है डीएनए पर पहले वो जीन अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोड कर देगा। कोड किस फॉर्म में कर देगा, एमआरएनए। तो वो कोडोन्स कहाँ होते हैं, एयूजी, सीजीजी, जीजीजी, जो भी होते हैं, यूयूयू, वो सब कहाँ होते हैं, एमआरएनए पर। कोडोन्स में यू आता है, टी नहीं आता, क्योंकि कोडोन डीएनए पर नहीं होते। डीएनए पर तो ठीक है ना, एन बेस है, एन बेस की एक सीक्वेंस है, फिर जब उन्होंने खुद को कोड किया
तो वो कोडोन्स की लैंग्वेज कहाँ लिखी हुई है, एमआरएनए पर, क्योंकि कोड कर दिया, किसी चीज को छुपा दिया, क्रिप्ट कर दिया, बोलते हैं ना एनक्रिप्टेड, तो इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल, कंफ्यूज होना ही नहीं है। और फिर जब कोडेड करके, मान लो हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये डीएनए है, तो इस जीन ने एक एमआरएनए बना दिया, ठीक है, कोड कर दिया इस पे कोडोन से, और ये एमआरएनए बाहर आ गया, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में आ गया। तो साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए के कोडोन्स को पढ़ के अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन चेन बनाना इज द ट्रांसलेशन। जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज को ट्रांसलेट करना, तो कोड्स का क्या हो रहा है, एमआरएनए पर जो कोडोन्स हैं उन कोडोन्स का क्या हो रहा है, अब ट्रांसलेशन हो रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना। अननेसेसरी कंफ्यूजन होता रहता है तुम्हें, यार ट्रांसक्रिप्शन क्या था, ट्रांसलेशन क्या था। टर्म को समझो, ट्रांसक्रिप्शन एनक्रिप्टेड कोडोन्स की फॉर्म में लैंग्वेज को छुपा दिया तो एमआरएनए का बनना, ट्रांसलेशन उन कोडोन्स को पढ़ के प्रोटीन बना दी तो सिंपली ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि भाई ये हमेशा लीनियर पाथवे होता है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर डीएनए से डीएनए को बनना है तो हमें पता है उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन आकर डीएनए को बना दे, नेवर, है ना। डीएनए को अगर नया बनाना है तो डीएनए से डीएनए ही बनेगा, दैट इज बाय रेप्लिकेशन। तो ये तीनों प्रोसेस तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं, सिंपल। इसका भी एक एक्सेप्शन है, वैसे तो सेंट्रल डॉगमा हर जगह एप्लीकेबल है ना, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या इसका, एक एक्सेप्शन है टेमिन बेल्टीमोर ने जो दिया था, है ना, टेमिनिज्म भी कहते हैं इस एक्सेप्शन को, कि कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पर ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में होता है। रिवर्स का मतलब पूरा रिवर्स नहीं कि प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए बन रहा है, पूरा नहीं। ये कौन से वायरस होते हैं बच्चों, दीज आर द आरएनए वायरस, जिन्हें आप रेट्रोवायरस कहते हैं, जिन्हें आप रेट्रोवायरस कहते हैं। कभी आपने कोरिलेट किया है कि अपनी एनसीईआरटी में भी बताती हूँ आगे, रुको, कि रेट्रोवायरस के एग्जांपल कहाँ है, पहले ये देख लो। तो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, डीएनए है ही नहीं इनके पास, तो एक ऑप्शन तो ये था कि आरएनए से सीधा प्रोटीन बन जाता, बट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस आपको पता है सेल तो होती नहीं है वायरस के पास, खुद की मशीनरी तो होती नहीं है, तो वायरस को किसी ना किसी सेल पर अटैक करना होता है। अब जब वायरस सेल पर अटैक करेगा और अपने आरएनए को सेल में भेजेगा, तो आरएनए को सेल के जीनोम का पार्ट बनना पड़ेगा। एचआईवी का एप्लीकेशन याद करो, है ना। अब आरएनए सेल का जीनोम मतलब डीएनए, तो आरएनए डीएनए में जाकर कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। तो अगर एक वायरस ने, सपोज दिस इज अ सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंड दिस इज अ वायरस, ठीक है, वायरस के पास डीएनए नहीं है बल्कि आरएनए है, वायरस ने अपना आरएनए सेल में भेज दिया और वायरस चाहता है कि मेरा आरएनए जाकर इस डीएनए से जुड़ जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल। एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, कैसे जाकर जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। तो इसलिए इस आरएनए के साथ वायरस एक एंजाइम को भेजता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये जो मशीनरी है इसी सेल में, हमारी होस्ट सेल में आकर, दिस इज होस्ट सेल, दिस इज आरएनए वायरस, ठीक है, तो ये अपने आरएनए जैसा एक डीएनए बनाता है। सोचो, आरएनए से डीएनए बन रहा है, नॉर्मली हमारे में तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, हमारे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा आरएनए जीन को बना दे, नेवर। लेकिन आरएनए वायरसेस को नेचर ने ये प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, दे कैन फॉर्म, दिस इज वायरल डीएनए, किससे बना, आरएनए से। तो इसी को उन्होंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, की वायरसेस में क्या होता है, इन वाले वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए का बनना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जब डीएनए बन जाता है तो ये अंदर जाकर होस्ट के डीएनए से जुड़ जाता है और फिर इसका पार्ट बन जाता है। अब इसको फिर से सेंट्रल डॉगमा रिपीट करना है। अब ये जो वायरस का डीएनए जुड़ा ना, इस वायरस के डीएनए को फिर से पहले आरएनए बनाना पड़ेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो अल्टीमेटली इनको भी वही करना है, बट शुरू में इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ दे रखे रेट्रोवायरस के एग्जांपल, जरा कोई बता सकता है, जिसने मेरे साथ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको याद आ गया होगा। कहाँ पढ़ा था हमने इस चैप्टर में बच्चों, रेट्रोवायरसेस के बारे में, यहाँ प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में ये दे रखा, देखो न्यू एडिशन है उसमें, कि मतलब ओल्ड एडिशन में भी था, पेज नंबर बता रही हूँ, रिलेट कर रहे हो तो तुम। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, कौन से सम वायरस है ये, रेट्रोवायरस। कौन कौन से रेट्रोवायरस याद रखोगे तुम, एक तो टीएमवी, याद आया 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें टीएमवी का डायग्राम है, आरएनए वायरस है,
तो जो भी आरएनए वायरस है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो करना ही पड़ेगा। टीएमवी, देन क्यूबी बैक्टीरियोफेज, अभी हमने बैक्टीरियोफेज के नाम पढ़े थे क्या, 5x174 लेमडा, वो दोनों तो डीएनए वायरस थे, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफेज आरएनए वायरस है, ठीक है। एक जो T2 फेज है आपके एनसीईआरटी में 11th में, वो भी डीएनए वायरस है, सिर्फ ये आरएनए वायरस में याद रखना। और एक और ऐड कर लो यहाँ पर एचआईवी, एचआईवी भी एक रेट्रोवायरस आरएनए वायरस है। डन, ठीक है। ऐसे जितना जब भी रिवाइज करते हो ना चीजों को, जितना हो सके कोरिलेट कर लिया करो, जितना हो सके, बस दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन रिवीजन, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, A to C बताना है। ये क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, और ये क्या है, अच्छा, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये चाहते तो डी लिखकर या कुछ लिखकर ये पूछ सकते थे, तो ये रेप्लिकेशन होता, ओके, बट इसमें नहीं पूछा गया। क्लियर, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, क्या है स्टेटमेंट्स, दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करूं इसका साइज, तो लग रहा है तुम्हें दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली। नाउ इट इज विजिबल, ओके। स्टेटमेंट 1 है, इन प्रोकैरियोट्स, अच्छा हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ तक का हमारा पार्ट हो गया है कंप्लीट, डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका पूरा रिवीजन हमने कर लिया है। अब आते हैं हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पर, कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, जरूरत क्यों पड़ी पैकेजिंग की, बता रखा है मैंने तुम्हें कि सेल का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यू नो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और इस सेल में जो डीएनए नेचर को डालना था, अगर आप उस डीएनए को खोल के देखोगे, तो अगर हम हमारी बात करें ह्यूमन सेल की, तो हमारी एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कहाँ, एक छोटी सी सेल, मतलब छोटी सी मतलब इतनी छोटी कि डस्ट पार्टिकल्स भी तुम्हें दिख जाते हैं, सेल उससे भी छोटी होती है, सोचो उस छोटी सी सेल के न्यूक्लियस में तुम्हें 2 मीटर लंबा धागा पैक करना है। हाउ इज इट पॉसिबल, नेचर ने पॉसिबल किया, कैसे किया, बाय अ कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे मोती बनाए, मोती मतलब ऑक्टामर्स, हिस्टोन प्रोटीन का एक क्लस्टर, ठीक है, और उन मोतियों के ऊपर डीएनए को लपेटते गए। अब वो मोती भी ऐसे, मतलब मोती की तरह हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसा है जिसको आप इजीली कॉइल कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो। जैसे आप नहीं देखते जब आप इस पे सकरात पे पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग की चरखी कितनी छोटी चरखी होती है और उसमें कितना सारा धागा लिपटा रहता है, क्योंकि जब आप किसी चीज की कॉइलिंग करते हैं तो कम स्पेस में ज्यादा चीज को कंडेंस किया जा सकता है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर है कि नेचर ने, अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है। यूकैरियोट्स में अभी आपने देखा, ह्यूमन में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे डीएनए की लेंथ है ये, लेंथ मतलब ये तो बेस पेयर है, लेंथ निकालने के लिए आपको इसको 0.34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे डीएनए की लेंथ आ गई 2.2 मीटर, और हमारा जो न्यूक्लियस है ना, उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, कितना छोटा है हमारा न्यूक्लियस। तो इसमें पैक करने के लिए इसको मत, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, दोनों अलग अलग है, दिस इज यूकैरियोट, दिस इज प्रोकैरियोट। प्लीज जब भी पढ़ते हो तो अलर्ट कर दिया करो अपने माइंड को कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट में नेचर ने क्या किया, न्यूक्लियोसोम की मदद से पैकेजिंग की। और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स का मतलब सिंपली एक बैक्टीरियल सेल, याद है कि भूल गए बेसिक्स, सेल बायोलॉजी याद है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है क्या, नहीं, डीएनए तो होता है ना, या डीएनए ही नहीं होता बैक्टीरिया के पास, होता है, पर वो डीएनए कैसे होता है, ये रहा, बस अपने आप में ही हाईली कॉइल्ड रहता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर पैक नहीं होता। और एक ही स्ट्रैंड बनाऊ ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना बैक्टीरिया में, है ना, यही तो पढ़ा है हमने। सबसे बड़ी गलती जो आप हमेशा करते हैं कि बैक्टीरिया के सिंगल डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड समझ लेते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बच्चों, किसी भी सेल में हमेशा याद रखो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल चाहे यूकैरियोटिक सेल, एक सेल में डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड हो ही नहीं सकता। वायरस में हो सकता है, वायरस इज नॉट अ सेल, बट सेल में डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चों, ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है। सिंगल डीएनए इसलिए बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम, ये एक अकेला है। जैसे हम हमारे में बोलते हैं ना 46 क्रोमोसोम है, तो हमारा डीएनए 46 पीसेस में टूटा हुआ है, ये समझ लो।
किसी में 10 है, तो एक डीएनए 10 पीसेस में टूटा हुआ है। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में एक डीएनए एक हमेशा इंटैक्ट रहेगा, उसके क्रोमोसोम्स में पीसेस नहीं होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल डीएनए। है तो ये डबल स्ट्रैंडेड ही। ये बार बार जब भी मैं सेल पढ़ाती हूँ आपको ये चीज बताती हूँ, फिर भी तुम में से कुछ बच्चे गलत कर देते हो, याद नहीं रहता ना, रिवाइज नहीं करते हम इन चीजों को, ठीक है। ध्यान रहेगी ये चीज, डबल स्टैंडर्ड ही है अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो, पर एक है अकेला, और क्योंकि एक है इसीलिए हमेशा हैप्लॉइड है। जब है ही एक अकेला तो उसका पेयर कहां से आएगा, क्रोमोसोम ही नहीं है एक तरह से। टेक्निकली बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे ना तो लिखा होगा कि बैक्टीरिया में डीएनए कभी भी क्रोमोसोम्स में नहीं डिवाइड होता, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं कह सकते आप इसको, बट कुछ बुक्स में इन जनरल लिख देते हैं कि भाई बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम है, मतलब एक ही डीएनए है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो इसकी पैकेजिंग के लिए सिर्फ इसको हाईली कॉइल्ड कर दिया, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ी है, बट वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। दिस इज नॉन हिस्टोनिक डीएनए, दिस इज नॉन हिस्टोनिक डीएनए। और क्योंकि चारों तरफ कोई न्यूक्लियस नहीं बना रही मैं, कोई एनवेलप नहीं बना रही, तो इसको आप कहते हो नेकेड डीएनए। और किसको याद है कि इस प्रोकैरियोटिक डीएनए का क्या नाम है, याद है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसी को तो न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। यही प्लाज्मिड भी है ना, इसी को कर दें प्लाज्मिड। बायोटेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। कुछ बैक्टीरियल्स, ये वाला, ये तो है जीनोमिक डीएनए। न्यूक्लियोइड क्या है? बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जीनोम है, डिसाइड कर रहा है उसकी जेनेटिक्स को। अब कुछ बैक्टीरियल सेल में इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है, वो भी सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, पर वो प्लाज्मिड है, वो होता है बच्चों प्लाज्मिड, है ना। कभी भी जीनोमिक डीएनए को प्लाज्मिड मत कर देना, पूरा रिवाइज करा दिया मैंने तुम्हें प्रोकैरियोटिक जीनोम, ठीक है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स के लिए डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड सिर्फ एक पैराग्राफ है, उसमें तुम्हें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो कैसा रहता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स, सुपर कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड, दैट्स इट। एंड यस, यहां भी प्रोटीन्स होती हैं, बट दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और एक चीज जो गड़बड़ करते हो, जब हम यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये तो डीएनए है, यू ऑल नो ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये अब तक ये भी नहीं पता। डीएनए पर जो ओवरऑल चार्ज आता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके नाम में आ रहा है इट इज एसिडिक इन नेचर। वो भी जो फॉस्फेट ग्रुप आप जिसे बोलते हो वो एक्चुअली में फॉस्फोरिक एसिड है। एनबेस भी है डीएनए में, पर एनबेस की वजह से नहीं, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ये एसिडिक है और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा याद रखो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, डीएनए नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक ही रहेगा, ठीक। तो इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने के लिए जो मोती दिख रहा है तुम्हें ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर डीएनए को रैप किया है, मोती के अंदर नहीं पिरोना धागा, मोती के ऊपर चिपकाना है धागे को, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें 8 मोती हैं एक्चुअली में, ये 8 अलग अलग हिस्टोन्स, 1 2 3 4 5 6 7 समझाने के लिए बना दिया 8, ये 8 अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़कर एक ऑक्टामर बना रही है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने के लिए पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए, हाँ। सेम चीज यहां भी लगा दो, प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए नेगेटिवली चार्ज ही है, ओके। एंड इसको पैक करने के लिए हिस्टोन्स तो नहीं है, पर प्रोटीन्स तो है ना, तो वो प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ही है। वो प्रोटीन्स भी क्या है, कहां गया, ये रहा, विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मत कर देना कि डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, बेसिक सेम रहेगा, ठीक है। पैकेजिंग के लिए टाइप ऑफ प्रोटीन्स अलग अलग हैं, दैट्स इट, डन। पढ़ रखा है सब कुछ हमने, आ रही है ना चीजें याद, रिवीजन करवा रही हूँ तो आ रही हैं चीजें याद, गुड, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कहोगे मैम आप हमेशा डराते रहते हो, हमेशा बोलते रहते हो कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो, बट बच्चों दिस इज द ओनली थिंग। आप कितनी भी स्ट्रैटेजी देख लो, कितनी भी बड़े से बड़े प्लानर्स बना लो, बढ़िया बढ़िया बुक्स खरीद लो, कुछ भी क्वेश्चंस कर लो, जब तक कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड नहीं है, कमांड नहीं है, और अगर है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, तब तक आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते, यही सच्चाई है।
नीट क्या कोई भी एग्जाम ले लो, CUET, आप कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से BSc करना चाहते हैं, व्हाटएवर इज योर ड्रीम, आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसे पढ़ो, समझो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग से रिलेटेड हमारे पास, लेट्स सी। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज DNA, लो जिसने ढंग से पढ़ा है यहीं पर गलती मिल गई, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, गलत है ये। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज DNA, बिल्कुल ठीक है, इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल ठीक है, टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। हो सकता है इस स्टेटमेंट में यहाँ प्रोकैरियोट लिखा होता, आपका ध्यान नहीं जाता और आप पूरा पढ़ लेते, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखो। तो यहाँ पर सिंपली अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता, तब पढ़ू मैं इस स्टेटमेंट को, इन प्रोकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, तो ये एक सही स्टेटमेंट होता, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज ट्रू, सो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, असर्शन रीजन, हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, अभी अभी कहा कि जो DNA है वो एसिडिक है, तो डू रिमेंबर यहाँ सब दे रखा है, DNA क्योंकि एसिडिक है तो स्टोन्स बेसिक होंगी, DNA नेगेटिवली चार्ज है तो स्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और ये भी ध्यान रखना वाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन्स, क्योंकि हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक प्रोटीन्स। कौन सी बेसिक प्रोटीन्स, लॉस एंजल्स है ना, LA, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, कहाँ गया, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये रहा लाइसिन एंड आर्जिनिन, दिस यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, LA। ये जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं वहां पर बेसिक अमीनो एसिड्स में इसका नाम लिखवाया हुआ है मैंने तुमको, और भी बेसिक अमीनो एसिड्स है, LA भी याद रखना है, ओके। और इन्हीं दोनों के जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन्स पर, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज भी है, ठीक है, क्लियर। सो क्या पूछा है तुमसे, हिस्टोन्स बेसिक होती हैं क्या, यस, स्टोन्स आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि स्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। सबसे अच्छा एआर टाइप लगता है जिसमें हमें रीजन मिल जाए, सॉरी। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा चलो ये तो हो गया पैकेजिंग, पैकेजिंग पर बस इतने क्वेश्चन लिए क्या मैंने, और कोई क्वेश्चन नहीं लिया पैकेजिंग पर, चलो ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे होंगे इसलिए। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, इसमें ना एक बहुत हम जनरली नहीं आता, कभी कभार पूछते हैं, बट पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। क्या कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि अगर हम एक हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटा हुआ DNA देखें तो उस DNA में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं, तो अगर एक ऑक्टामर पर 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA है, और मैं आपको बता दूं कि किसी DNA में कितने बेस पेयर हैं, तो आप उसमें कितने ऑक्टामर्स की जरूरत पड़ेगी ये भी निकाल सकते हो, या वाइस वर्सा भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑक्टामर्स दे दूं और पूछ लूं DNA की लेंथ क्या है, या DNA की लेंथ देकर पूछ लूं कितने ऑक्टामर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और डिटेल में समझना है प्लीज रेफर द लेक्चर, ठीक। और एक चीज कि यहाँ पर जो जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो न्यूक्लियस के अंदर, बहुत मतलब हाई लेवल वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वहां पर ना आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आपको ऐसा लगता है जैसे मोती है, जैसे मोती है और मोतियों की एक माला है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, मान लो आपसे पूछ ले यहाँ पे ये किसको बता रहा है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग में बीड्स कौन है, ऑक्टामस, और स्ट्रिंग कौन है, DNA, ठीक है। तो ये मोतियों की माला एक्चुअली में आपको किसको बता रही है, ये आपको क्रोमैटिन नेटवर्क को ही बता रही है, दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क। जब आप किसी भी सेल को इंटरफेज में देखोगे तब आपको अलग अलग थोड़ी ना दिखेंगे क्रोमोसोम्स, तब तो आपको सिंपली क्रोमैटिन नेटवर्क ही दिखेगा, ओके, ये भी ध्यान रखना। प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो हमें ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है ना, ये कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड दिखता है, और कहीं कहीं थोड़ा लूजली पैक्ड दिखता है, फिर कहीं डेंसली पैक्ड दिखेगा, कहीं पे लूजली पैक्ड दिखेगा। तो आपकी बुक में दो टर्म्स दी हैं जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेटेरो मींस डेंस पैकिंग,
यू मीन्स ट्रू लूज पैकिंग। जो लूज पैकेजिंग वाला पार्ट है वो जनरली सेल में ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 92% यू क्रोमैटिन होता है और 8% हेटेरोक्रोमैटिन होता है। यू क्यों कहा इसको? यू मतलब ट्रू। ट्रू हम किसी को कब कहते हैं? जब कोई एक्चुअली में फंक्शनल है, एक्टिव है, जिससे हमें मेन मतलब है। तो अगर हम इन दोनों क्रोमैटिन में देखें तो जो कोडिंग डीएनए वाला पार्ट है, जो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करता है, लिख रहा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, वो कौन होता है? वो हमेशा ट्रू क्रोमैटिन यानी यू क्रोमैटिन होता है। इसीलिए उसको लूजली पैक्ड रखा है, जस्ट समझने के लिए। लूजली पैक्ड होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ इजीली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लूजली पैक्ड है तो लाइट स्टेन्ड दिखेगा, जो डेंसली पैक्ड है वो डार्कली स्टेन्ड दिखेगा। सब कुछ लॉजिकली याद रख सकते हो आप। हाँ, और एक लास्ट चीज और कि इस पूरे इस पूरे न्यूक्लियोसोम मॉडल में न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर। एक मोती अकेले को न्यूक्लियोसोम नहीं कहते, एक मोती यानी ऑक्टामर और उस पर लिपटा हुआ डीएनए, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे मोती जब आपस में जुड़ते हैं ना बच्चों, इनको आपस में भी जोड़ना है। ऐसे डीएनए की रैपिंग कंटिन्यूअस चल रही है और इनको आपस में भी जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए H1 हिस्टोन होती है, लिंकर प्रोटीन। ये आपस में भी हिस्टोन से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है? क्या यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है? बिल्कुल होती है। जब हायर लेवल पर और इसकी पैकेजिंग होती है तो उसके लिए सम एनएचसी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है? कहीं तुम सोचो कि यार नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तो मैम ने प्रोकैरियोट्स में बताई थी, यूकैरियोट्स में इनका क्या काम? तो यूकैरियोट्स में इनिशियल पैकेजिंग तो हिस्टोन्स पर हो रही है, बट वो जब पूरा एक माला बन जाती है उसको फिर से फर्दर कॉइल करते हैं स्प्रिंग की तरह, तो वहां पर एनएचसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? क्लियर? तो यहां पर आपका डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। और डिटेल में जाना है और रिवीजन करना है और पढ़ना है तो सीरीज में जाओ, लाइन टू लाइन सीरीज में जाओ, वहां पर तुम्हें लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है? अब आते हैं हम इस टॉपिक के क्वेश्चन और करेंगे। अभी है ना लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन तो करें हम आज के सेशन में। अब जब हम जेनेटिक मटेरियल की सर्च करना स्टार्ट हुआ तो उससे रिलेटेड आपकी बुक में 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में जो ग्रिफिथ ने किया था माइस पर, वेरी सिंपल है ना। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है एस और आर में तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने बता रखा है एस का मतलब स्मूथ। स्मूथ क्यों हुआ है? क्योंकि उस पर म्यूकस कोट है। म्यूकस कोट एक एडिशनल कवरिंग है। अगर कोई सैनिक अपने साथ ढाल लेके लड़ने जा रहा है, एक शील्ड लेके लड़ने जा रहा है, तो जो भी तीर या उसकी तरफ चीजें आएंगी वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहेगा ना। तो बस ये वो बैक्टीरिया है जिनके पास एडिशनल म्यूकस कोट है। अगर एडिशनल म्यूकस कोट है तो जब ये अटैक करेंगे, पैथोजन है ना ये बैक्टीरिया, जब ये होस्ट पर अटैक करेंगे तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इनको इजीली नहीं मार पाएगा, बिकॉज दे हैव स्मूथ म्यूकस कोट। ऐसे मत समझना स्मूथ है, म्यूकस कोट है तो एडिशनल है, तो दैट्स व्हाई दे आर पैथोजेनिक बच्चों। जबकि आर स्ट्रेन का मतलब होता है रफ। क्यों ये रफ है? क्योंकि इनके पास नो म्यूकस कोट, ये शील्ड लेकर नहीं गए लड़ने, तो म्यूकस कोट की कमी है तो इम्यून सिस्टम जल्दी अटैक कर देगा, दे कांट सर्वाइव, और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो होस्ट सर्वाइव, तो माइस जिंदा रहेगा, उसको डिजीज नहीं होगी, ठीक है? इजीली याद रख सकते हैं। यही एक कंफ्यूजन इसमें मेनली होता है। और जिससे डिजीज ही नहीं हो रही उसको तो हीट किल्ड क्यों ही करेंगे ग्रिफिथ? जिससे डिजीज हो रही है उसको हीट किल्ड करके देखा, जब हीट किल्ड है तो बट ऑब्वियस माइस को डिजीज नहीं हुई। और जब इस हीट किल्ड के मिक्सचर को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया कि एस स्ट्रेन में से कोई चीज निकलकर आर स्ट्रेन में घुस गई और उस चीज ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें चेंज ला दिया। और जो आर स्ट्रेन अभी तक नॉन पैथोजेनिक थी, ये नॉन पैथोजेनिक है ना, नॉन वायरुलेंट, इसको वायरुलेंट बना दिया और माइस को डिजीज हो गया और माइस मर गया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, रटते रहते हो बिना बात में, बहुत सिंपल लॉजिकल, ठीक है? कौन सा बैक्टीरिया है ये एस आर किसकी स्ट्रेन है? नाम ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका कॉमन नेम है न्यूमोकोकस। तो न्यूमोनिया तो कौन सी डिजीज करेगा? निमोनिया, ठीक, क्लियर? चलो फिर, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कौन सी चीज है, ग्रिफिथ ये नहीं बता, उन्होंने ये तो कहा कि समथिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम एस टू आर, उस समथिंग को उन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पर वो फिजिकली क्या है वो नहीं बता पाए थे। तो बाद में एवरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी, तीनों का नाम याद रखना, इन तीनों ने मिलकर ये बताया लेटर ऑन, है ना,
1933 टू 44 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, ये बताया कि यार जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे ग्रिफिथ वो एक्चुअली में डीएनए है, तो इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कैसे बताया वो मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, बट इनके जो प्रूफ दिया था उससे कुछ साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो बाद में फिर एक और एक्सपेरिमेंट आया हर्शे एंड चेस, 1952 में था शायद, हाँ 1952 में। तो दिस वाज मतलब इसको कोई अपोज नहीं कर सका, इन्होंने इतने अच्छे प्रूफ्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो हर किसी ने मान लिया कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। किस पर किया था इन्होंने, हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट, डायग्राम से याद रखना है। क्या है ये, बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस, वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पर, है ना। तो हमें पता है वायरस में दो ही चीजें होती हैं, एक तो जो यहाँ पे आपको रेड कलर से दिख रहा है प्रोटीन कोड, और अंदर जो ब्लैक कलर से दिख रहा है डीएनए। तो उन्होंने कहा कि यार जब वायरस अटैक करेगा डीएनए पर तो या तो पूरा वायरस अंदर घुसेगा या वायरस अपने उस कंपोनेंट को अंदर भेजेगा जो उसकी जेनेटिक मशीनरी है। अगर वायरस ने प्रोटीन कोड को अंदर भेजा तो इसका मतलब प्रोटीन कोड जेनेटिक मशीनरी रखता है, और अगर डीएनए को अंदर भेजा तो डीएनए जेनेटिक मशीनरी रखता है। तो ये पता करना था कि कौन अंदर जा रहा है, तो उन्होंने दो रेडियो एक्टिव सेट बना लिए। एक सेट में प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव रखा, दूसरे सेट में जो रेड कलर से दिख रहा है डीएनए को रेडियो एक्टिव रखा। और ये कैसे रेडियो एक्टिव किया, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको लेक्चर में कि अगर आप अगर आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने, अमीनो एसिड CHON के बने होते हैं, ठीक है। और जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, न्यूक्लियोटाइड में भी CHON होते हैं, तो ये तो कॉमन है, इनको तो रेडियो एक्टिव कर नहीं सकते। तो प्रोटीन्स में तो उन्होंने वो प्रोटीन्स में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी तो होते हैं बच्चों, तो उन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव कर लिया और डीएनए में फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव कर लिया। ठीक है, उन्होंने ऐसे कल्चर मीडियम पर वायरसेस को ग्रो करवाया जिसमें एक में सल्फर रेडियो एक्टिव थी, एक में फास्फोरस था। तो जिसमें सल्फर रेडियो एक्टिव है, पूछ ले तुमसे तो कंफ्यूज मत होना, सल्फर कभी डीएनए में होती है क्या, नहीं होती ना। तो जिस कल्चर मीडियम पे सल्फर रेडियो एक्टिव है उन वायरसेस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, और जिस सेट पर कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला है उनका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। जो रेड कलर से दिखाया है कंपोनेंट वो रेडियो एक्टिव दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने तीनों स्टेप्स किए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा खुद बताओ। अगर मैं कह रही हूं कि इस सेट में सल्फर रेडियो एक्टिव था तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव रही होगी, तो क्या हमें बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिव कंपोनेंट मिलना चाहिए, नहीं, बल्कि जो कंपोनेंट बाहर रह गया वो रेडियो एक्टिव था। तो उन्होंने कहा यार प्रोटीन बाहर रह गई, डीएनए अंदर चला गया, इसका वाइस वर्सा भी कर दिया। जब उन्होंने फॉस्फेट रेडियो एक्टिव रखा है तो डीएनए रेडियो एक्टिव है, अब की बार उन्हें बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव कंपोनेंट मिला, तो उन्होंने कहा इसका मतलब डीएनए ही अंदर गया है, इस केस में भी और इस केस में भी गया तो सेम है, बट यहाँ डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, यहाँ था। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्लियर। कॉन्सेप्चुअली सब चीजें पढ़ी है तो कहीं नहीं अटकने वाले हो बच्चों तुम लोग, ओके। तो देखो क्या पूछा है यहाँ पर तुमसे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ इन करेक्ट सीरीज में अरेंज करना है, इसमें क्या है कर दो। पहले उन्होंने इंडिविजुअली डाला था दोनों को, है ना, ये रहा एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, फिर एस को हीट किल्ड किया थर्ड, और फिर ये वाला था फोर्थ। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, सीरीज की जगह तो ये पूछना चाहिए कि किससे क्या रिजल्ट आया, है ना, अलग अलग रिजल्ट्स लिख देते और सही रिजल्ट तो मैं निकालना होता, बट कोई नहीं। ACBD, ये रहा ACBD, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या खुल गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी मैककार्टी एंड मैकलॉड isolated a substance from heat killed virulent form of bacteria added to non virulent form of bacteria, जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट फॉर्म वायरुलेंट बन गई थी, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म पैथोजेनिक बन गई थी। याद आ रहा है, नॉन पैथोजेनिक कौन है बताओ, रफ या स्मूथ, रफ हमेशा नॉन वायरुलेंट होता है क्योंकि उसके पास शील्ड नहीं है, म्यूकस कोट नहीं है, और वायरुलेंट कौन होता है, एस होता है। ठीक है,
दिस सब्सटेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय, यहाँ पे तुमसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि जिस सब्सटेंस की वजह से बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सब्सटेंस कौन है, हमें पता है वो डीएनए है। तो डीएनए को कौन से एंजाइम से डिस्ट्रॉय करोगे, बट ऑब्वियस डीएनए से करोगे। अगर वो सब्सटेंस प्रोटीन होता तो प्रोटीएज से करते, अगर वो सब्सटेंस आरएनए होता तो आरएनएज से करते। ठीक है, एंजाइम्स के बेसिस पर ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था वो इनमें से क्या था बताओ। वायरस था, वी नो। T2 फेज, यस। बैक्टीरियोफेज में भी कौन सा था बच्चों, T2 फेज, जिसका फोटोग्राफ 11th एनसीईआरटी की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है। सेम ऐसा ही तो फिगर है ये वाला। तो ये कौन सा फेज है, ध्यान रखना। बैक्टीरियोफेज तो है, पर बैक्टीरियोफेज में दिस इज अ T2 फेज। अब हमें कितने सारे फेज पता चल गए ना, एक लैम्बडा फेज होता है, एक 5x174 होता है, एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, एक T2 फेज होता है, जिसमें से क्यूबी आरएनए है, बाकी सब डीएनए वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ आ गया, आप देखते हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ, ढंग से पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। यस, फॉस्फोरस डीएनए में होता है, बिल्कुल ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। यस, सल्फर किसमें होता है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड, वाइस वर्सा दिया है, जिसमें फॉस्फोरस होता है उसमें प्रोटीन नहीं होगा, और जिसमें सल्फर होता है उसमें डीएनए नहीं होगा। तो ये दोनों गलत, ये दोनों सही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें रिजल्ट से रिलेटेड है कि वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ये क्या लिख दिया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ओहो, कोई नहीं बच्चों, ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है। इस क्या लिखा है, वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, है ना। ये मतलब ऐसे होना चाहिए था कि वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन या रेडियो एक्टिव वायरसेस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन, जब वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया पर तो उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा क्या बैक्टीरिया में, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही गलत है, हटाओ इसको। तो यहाँ पर दो ही सही है, ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए, है ना, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी हो गए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स के बाद है क्या थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास, ओके बस खत्म करते हैं सेशन को। एक्सपेरिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दोगे इस टॉपिक को। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पढ़ा रखी है लेक्चर में, ब्रीफली अगर तुम्हें बताऊं तो इसमें ये बताया है कि जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीन लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं ना सेल में, उसमें से डीएनए को ही क्यों हमने जेनेटिक मटेरियल माना, एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ तो हुआ ही, प्लस डीएनए वो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है जो एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। तो वो कौन सी चार प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना है। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी स्टेबल। डीएनए और आरएनए में देखोगे तो केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली कौन ज्यादा स्टेबल है, डीएनए। बट स्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम रिजिड है कि मेरे अंदर तो कभी कोई चेंज ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैज द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिनको आप म्यूटेशंस कहते हैं, क्योंकि उसके बिना इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जो मेंडल के लॉज है वो वहां पर एप्लीकेबल होने चाहिए। तो डीएनए क्योंकि क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम फिर वही पेयर्ड होते हैं, तो वहां पर सारे मेंडल के लॉ एप्लीकेबल है। दैट्स वाई DNA is the molecule which fulfill all the criteria। ठीक है, इसमें आगे इन्हीं एक पॉइंट को आगे समझाया है ना। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मैंने तुम्हें लेक्चर में करा रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दो डिफरेंस तो बता ही दिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होगी। डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि तुम्हारी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभी रुको बताती हूँ। थाइमिन होता है, यहाँ यूरेसिल होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सो डीएनए मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। सिंपल से डिफरेंसेस है। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये जो थाइमिन और यूरेसिल है ना बच्चों, इनके नाम में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, शायद शुरू में रह गई वो चीज,
हाँ शुरू में रह गई क्या वो चीज, हेंस रिएक्टिव देयरफॉर। ये रही देखो, शुरू में जाओ एक बार फटाफट डीएनए के स्ट्रक्चर में, जहाँ डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा था हमने वहीं कहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है उस चीज को आपको। कहाँ गया बच्चों, यहीं पे तो था। ये रहा, यस ये रहा कि थायमिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है। द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन एंड व्हाट इज थायमिन, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली क्या था, मैंने तुम्हें कहा ना पहले आरएनए बना तो इवॉल्व हुआ था, तो आरएनए में यूरेसिल था एंड यूरेसिल इज हाईली रिएक्टिव। तो नेचर को लगा यार इस यूरेसिल की रिएक्टिविटी को कम कैसे करे, तो जो भी यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है वट एवर, अभी मैं बना नहीं रही पूरा, जो भी यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट थोड़ा ढंग से बना दूं, जो भी यूरेसिल का स्ट्रक्चर होता है, मान लो उसमें ये 5th कार्बन है, तो इसके 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। इस मिथाइल ग्रुप के ऐड करने की वजह से इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, ये इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। हो सकता है यहां पर कोई रिएक्टिव ग्रुप हो, उस रिएक्टिव ग्रुप को हटाकर मिथाइल आ गया, ठीक है। तो ये जो मोर स्टेबल है वो थायमिन है ना। तो व्हाट इज थायमिन, थायमिन का केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर है सेम वही थायमिन का स्ट्रक्चर है, बस 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ गए, ऐसा भी लिखा हुआ आ जाएगा नीट में कि यूरेसिल इज 5 मिथाइल थायमिन, वो नहीं करना आपको, आपको मिथाइल वहां ऐड करना है जहां स्टेबिलिटी देनी है। ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए, तो थायमिन क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है डन। तो चलिए ये आपके डीएनए और आरएनए के डिफरेंस भी होगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, ये रहा। केमिकली डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए बाय, केमिकली डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए बाय, तो डीएनए का फीचर चुनना है हमें। यूरेसिल प्रेजेंट इन डीएनए गलत, डीऑक्सीराइबोज एंड थायमिन प्रेजेंट इन डीएनए, ये रहा बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। डीएनए में राइबोज गलत है, ये भी तो सही है, ये क्या हुआ, deoxyribose and thymine present in DNA and ribose and uracil in RNA। फिर यहां लिखा है deoxyribose in DNA and ribose in RNA, दो ऑप्शन सही कर दिए यहां पर। हाँ चलो इसमें कुछ नहीं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ऐसा नीट में नहीं होगा। इस ऑप्शन में लिखा होगा या तो राइबोज इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज इन आरएनए, ठीक है, तो ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। चलिए तो ये हो गया आपका सिंपली, और ये रहा एक क्वेश्चन और कर ले, बस प्रॉपर्टीज के बाद खत्म करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे आरएनए वगैरह के बारे में। क्या पूछा है, विच क्राइटेरिया मस्ट अ मॉलिक्यूल फुलफिल, आ गया, टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल, बताओ। इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट रेप्लिका, गलत। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक। इट शुड नॉट अलाउ म्यूटेशंस, गलत। इट अलाउ म्यूटेशन, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यस। यानी यहां पर सिर्फ 2nd एंड 4th क्राइटेरिया ही सही है, बाकी दोनों गलत लिखे हुए हैं। डन, ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए, ये जो मतलब आरएनए क्या है ना, तुम्हारी बुक में ज्यादा डिटेल में है नहीं बच्चों, तो तुम बस यहीं पे ये जो इस वाले टॉपिक के बाद बिल्कुल शॉर्ट में एक पैराग्राफ है आरएनए वर्ल्ड, तो इसमें ऐसा तो आरएनए वर्ल्ड में बहुत कुछ है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, बट तुम्हें सब नहीं पढ़ाया, सिर्फ आरएनए के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स दिए हैं कि आरएनए पहले इवॉल्व हुआ था, क्यों आरएनए रिएक्टिव है, वो सब हम कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, वो देख लो, देन विल एंड दिस सेशन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए। RNA was the first genetic material to evolve in the living system. Yes, evolution में पहले RNA evolve हुआ था। Apart from being a genetic material, it is also a catalyst. Yes, जो rRNA होता है उसमें राइबोजाइम ट्रांसलेशन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, बायोमोलिक्यूल में बताया था। DNA evolved from RNA with chemical modifications, बिल्कुल ठीक है, DNA RNA से evolve हुआ है। And RNA being a catalyst is non-reactive and stable, नहीं, ये गलत है, तो हमें रॉन्ग बताना था, ऑप्शन डी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। rRNA, तीनों आरएनए पता है आपको, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA मैसेज लाता है, मैसेंजर आरएनए। tRNA ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। एंड rRNA राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के अंदर यही rRNA बैठा हुआ है। जब हम नेक्स्ट सेशन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप देख लो। आरआरएनए क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है क्या? नहीं। टेम्पलेट कौन बनाता है? एमआरएनए। ठीक है। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोडोन्स। यस। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। यस। ये थोड़ा सा भी आगे के लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड इंट्रॉन। नहीं, इंटरप्टेड सीक्वेंसेस। ठीक है, आगे करेंगे, चलो इसको छोड़ो। बस बी एंड सी आर करेक्ट यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में जब हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तीनों को एक साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर इट विल बी क्लियर टू यू। बट अगेन वही, आपको अगर नहीं आता है तो ये तीनों टॉपिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम एक बार उसको पढ़ के आओगे तो। ठीक है, तो पढ़ के आना एंड देन विल कंटिन्यू विद द टॉपिक रेप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, समय फेस कर रहे हो, क्योंकि अब ये वो वाला टाइम है बच्चों जब आपका नीट का एग्जाम में 4-5 महीने, 5 महीने लगभग बचे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। कोई भी सजेशन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर या खुद से रिप्लाई करके तो मैं तुम्हें देती हूँ एडवाइस, वीडियोस के थ्रू भी आई विल ट्राई टू गाइड। ठीक है, गुड बाय।